2024 के चुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी इंडी नाम का एक गठबंधन है, जिसमें विपक्ष की कई प्रमुख पार्टियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। हालांकि इसके कारण इंडी गठबंधन में अंतरकलह और बहुत सारा अंतर्द्वेष सामने आता है। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे इंडी गठबंधन की। अगर आप भाजपा की तैयारी देखें और एनडीए की तुलना करें तो एनडीए की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और सभी राज्यों में उसकी सहमति आमतौर पर हो चुकी है। दूसरी ओर इंडी गठबंधन की तरफ देखें तो ऐसा नहीं है और कई जगह पे उसके मतभेद चल रहे हैं, कई जगह पर अंतरकलह चल रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस में भी सभी सीटों पे अभी तक निर्णय नहीं हुआ है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तमिलनाडु से शुरू करते हैं। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस बहुत लंबी साथी रह चुकी है, इसलिए यहाँ के सीटों के तालमेल में कोई समस्या नहीं हुई। डीएमके को 21 सीटें मिली हैं, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत है बीजेपी का अभूतपूर्व बढ़त। बीजेपी में यहाँ पे लोकल लीडरशिप डेवलप कर लिया है और उसकी संगठन भी बहुत मजबूत हो चुकी है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और डीएमके से ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, वो पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। अगर आप हाल की मीडिया की खबरों को उठाकर देखें तो आपको दिखाई देगा, जहाँ पे हाईकोर्ट ने, तमिलनाडु हाईकोर्ट की बात करो, उन्होंने डीएमके को फटकार लगाया कि कितने लोगों को अरेस्ट करोगे, कितने जगह पर बीजेपी के कार्यक्रम को रोकोगे। और डीएमके जो है वो बाज नहीं आ रही है। उसके अलावा आपने उनके लीडरों के बयान तो सुने ही होंगे, जैसे उदयनिधि स्टालिन का सनातन पे बयान, और उसके बाद भी उनके लोकल लीडर का बयान, जिन्होंने अन्नामलाई को ऐसे कहा था कि कौन है ये अन्नामलाई। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हो सके तो मुझे एक्स पर फॉलो भी कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इन सब बातों को आप मिला जुला कर देखें तो डीएमके को बीजेपी का बहुत खतरा मंडराने लगा है और एक नेशनल पार्टी तमिलनाडु के रीजनल पॉलिटिक्स में सेंध लगा रही है। डीएमके को ये अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से डीएमके की 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी, जहाँ पे तमिल जनता को आप देखेंगे तो डीएमके और एआईडीएमके में उलट पुलट करती रहती है हर 5 साल में। तो ये साल डीएमके के लिए 5 साल हो चुका है और उनके लिए अपने पावर को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। ये हो गई तमिलनाडु की बात। अब आगे बढ़ते हैं केरल में। केरल में इंडिया अलायंस का जो पार्टनर है सीपीआई, वो अलग से चुनाव लड़ रहा है और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि वायनाड में सीपीआई ने राहुल गांधी के समक्ष भी प्रत्याशी उतार दिया है और राहुल गांधी को वो सीट बचाने के लिए मुस्लिम लीग का सहारा लेना पड़ रहा है। मुस्लिम लीग ने ये शर्त रखी है कि अगर राहुल गांधी को उनका सपोर्ट चाहिए तो कांग्रेस के झंडे पे वो प्रचार नहीं करेंगे, मुस्लिम लीग के झंडे पे वो प्रचार करेंगे। और राहुल गांधी ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब आप वहां पे कांग्रेस की स्थिति समझ सकते हैं। पिछले बार अगर 2019 की बात करें तो कांग्रेस ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया था और सारी की सारी सीटें केरल में जीती थी। इस बार वो स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। सीपीआई के मैदान में खड़े होने के बाद बीजेपी की बढ़त यहाँ दिखाई दे रही है और बीजेपी यहाँ पे कुछ सीटों पे जीत जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक अलग तरह की स्थिति दिखाई देती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी बनाया था, जिसके 2 अलायंस पार्टनर थे, शिवसेना और एनसीपी। शिवसेना और एनसीपी उसके बाद टूट चुकी है और उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को अपने पार्टी और सिंबल दोनों गंवाना पड़ा। तो इसमें कांग्रेस की स्थिति यहाँ भी कोई बहुत मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि सीटों का बंटवारा हो चुका है। यहाँ पर महाराष्ट्र में कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है, जहाँ की शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे ग्रुप 21 सीटों पर लड़ रहा है और एनसीपी शरद पवार ग्रुप 10 सीटों पर लड़ रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी को इसका फायदा होता दिख सकता है, क्योंकि बीजेपी अपने टिकट पर चुनाव लड़ रही है और इन दोनों पार्टियों को अपने सिंबल्स चेंज करने पड़े। तो महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में तमिलनाडु जैसी ही स्थिति है, पर वहाँ पे स्थिति बहुत ही विषम है। वहाँ पे कानून व्यवस्था का जो मजाक उड़ाया जा रहा है और स्टेट स्पॉन्सर्ड जो वायलेंस हो रही है, वो अकल्पनीय है और अभूतपूर्व है। बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए हुए हैं, उनके ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं, उसके वीडियो सामने आ रहे हैं। उन वीडियोज में पुलिस खड़ी हुई दिखाई दे रही है मूक दर्शक बन के। ऐसा लग रहा है कि पुलिस वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है और पुलिस के रूप में न्याय व्यवस्था बनाकर रखने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट इस मामले में बहुत सख्त है
और टीएमसी को फटकार पे फटकार लगाए हुए है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन भी बहुत सख्त है और इस बार वो गलतियां नहीं दोहराने की उम्मीद है जो पिछले बार किया था। पिछले बार जो हिंसा का तांडव हुआ था उसको प्रिवेंट करने की अमित शाह और सेंट्रल लीडरशिप की पूरी कोशिश रहेगी। हालांकि ममता बनर्जी बिल्कुल अपना आपा खो चुकी हैं, ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। वो मुसलमानों को सीधी सीधी धमकी दे रही है कि अपना वोट विभाजित ना होने दो, नहीं तो बीजेपी आकर उनका खात्मा कर देगी। उसके अलावा वो और उनके पार्टी हिंदुओं को भी धमकी देने में लगे हुए हैं कि सीएए का सपोर्ट करके कोई फायदा नहीं है, वेस्ट बंगाल में वो सीएए लागू नहीं होने देंगी। अब वो कैसे नहीं लागू होने देंगी ये बात वही बता सकती हैं, पर सेंट्रल सब्जेक्ट में किसी तरह से वो सीएए को लागू नहीं होने देंगी, ऐसा उन्होंने खुलकर कहा है। और उन्होंने वहां के बतुआ समुदाय के लोगों को ये धमकी भी दी है कि तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला सीएए के लिए अप्लाई करके, जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा संदेश खली का मुद्दा और इस तरह के कई मुद्दे हैं जो वहां पे आम जनमानुष को बहुत ही प्रभावित कर रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही चरमरा सी गई हुई है। इसका पूरा नुकसान टीएमसी को होता हुआ और पूरा फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। गठबंधन की तो कोई संभावना नहीं है यहाँ पे। टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं तो कांग्रेस टीएमसी का वोट काटने वाली है, पर ये टीएमसी भी एक अलायंस की मेंबर है इंडी गठबंधन की। अब टीएमसी के प्रवक्ताओं से आप पूछो तो बोले कि बंगाल के अंदर हम साथ में नहीं है इंडी गठबंधन के, पूरे भारत में साथ में है। अब इसका क्या मतलब है, टीएमसी का क्या अस्तित्व है पूरे भारत में, वो तो टीएमसी के प्रवक्ता ही बेहतर बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं बिहार और झारखंड की। तो बिहार और झारखंड में मोटा मोटी समझौता हो चुका है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर आरजेडी 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी और कांग्रेस लंबे अलाइज रह चुके हैं और उन दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा है। इसका बिहार में एक फायदा उन्हें यह भी मिल रहा है कि नीतीश कुमार ने जगह खाली कर दी है, वो एनडीए के साथ जुड़ गए हैं। नीतीश कुमार, आपको बता दूं, वो इंसान है जिन्होंने इंडी गठबंधन की नींव रखी थी और सबसे पहली मीटिंग उन्होंने ही बुलाया था, सबसे पहले प्रपोजल इंडी गठबंधन का उन्होंने ही दिया था। अब वो छोड़कर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। हालांकि उसका फायदा बिहार में ये मिल सकता है कि दोनों को, आरजेडी और कांग्रेस को, सीट शेयरिंग में परेशानी नहीं हुई क्योंकि नीतीश कुमार और जेडीयू ने अपना कोटा जो है वो महागठबंधन से खाली कर दिया। तो बिहार में इंडी गठबंधन की स्थिति ठीक ठाक कह सकते हैं। पिछले बार से उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। हालांकि जो उनकी बेहतरी होगी वो जेडीयू के हिस्से से आ सकती है। बीजेपी के हिस्से से सेंधमारी करने में अभी भी इंडी गठबंधन असमर्थ दिखाई दे रही है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, देश के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र जहां से 80 सीटें आती हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो गठबंधन हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं और खुद 63 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस अपने उन 17 सीटों के लिए उम्मीदवार ढूंढना भी कांग्रेस को मुश्किल हो गया है। उन्हें लोग नहीं मिल रहे हैं जो उनके टिकट पर चुनाव लड़ सके। यहाँ तक कि अभी तक अमेठी और रायबरेली पे भी संशय बना हुआ है कि राहुल गांधी उससे चुनाव लड़ेंगे या नहीं। राहुल गांधी से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का क्वेश्चन है, ये आप उनसे ये सवाल पूछ नहीं सकते कि अमेठी से चुनाव कौन लड़ रहा है। तो ये अभी जमीन की स्थिति है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए हैं और उनकी अंतरकलह के कारण समाजवादी पार्टी और आजम खान में जो लड़ाई हो गई है उसके कारण कुछ सीटों का नुकसान समाजवादी पार्टी को और झेलना पड़ सकता है और बीजेपी को इसका फायदा पूर्ण रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी 70 सीटों के ऊपर जीत सकती है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सिंगल डिजिट में रहना पड़ सकता है। वो 3 होंगी कि 5 होंगी कि 7 होंगी, वो इलेक्शन के बाद ही बता सकते हैं। तो दिल्ली और पंजाब में एक ही पार्टी है जो इंडी गठबंधन में है, वो है आम आदमी पार्टी। और दिल्ली, उनके अनुसार दिल्ली में वो गठबंधन में है और पंजाब में वो गठबंधन में नहीं है। ये कैसे हो पाता है वो इंडी गठबंधन वाले ही समझे। तो स्थितियों की बात कर लें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से और सारे स्टार प्रचारक के अभाव से और पीएम मोदी के बड़ा चेहरा होने के कारण दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब दिखाई दे रही है और वो स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। इसका असर पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी स्टार प्रचारकों के अभाव में उसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जैसा ओपिनियन पोल्स प्रेडिक्ट कर रहे थे वैसा आने की उम्मीद नहीं है और बीजेपी को पंजाब में एक बड़ी बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप पंजाब की जमीनी स्थिति को देखें तो बहुत सारे कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स वो अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं और ये आपको जमीनी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये गठबंधन
पंजाब में कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और 2019 की स्थिति रिपीट नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। और बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 3-3 सीटों पे समझौता हुआ है कांग्रेस और एनसी का। यहाँ भी स्थिति ठीक ठाक ही दिखाई दे रही है। हालांकि घाटी में 370 हटने के बाद जो काम हुए हैं उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से, तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पे इंडी गठबंधन का फायदा उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 95% है। तो उन जगहों पर तो कांग्रेस पहले से ही डरी हुई है। तो कुल मिलाकर इंडी गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सिवाय उन राज्यों के जहां पे उनकी गठबंधन पहले से ही थी, जो यूपीए के हिस्सेदार थे। और इस नए गठबंधन बनाने का फायदा होगा या नुकसान होगा वो तो वक्त ही बताएगा। पर अगर मुझे अनुमान लगाने को बोला जाए तो इस गठबंधन बनाने का कोई फायदा नहीं दिख रहा है और अंतरकलह और जमीनी टकराव के कारण कांग्रेस को इसका उल्टा नुकसान होता ही दिखाई दे रहा है। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।